हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र इकाई 3 मुद्रा एवं बैंकिंग के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न बैंक के 2022 और 2023 में हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। जो निवेश होता है ना, तो उसके जो निर्धारक घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं। आ, पूंजी की सीमांत क्षमता। बा, ब्याज की दर। सा, आ और बा दोनों। और दा, इनमें से कोई नहीं। तो जो निवेश के निर्धारक घटक होते हैं वह पूंजी की सीमांत क्षमता भी होती है और ब्याज के दर भी होते हैं। तो इस तरीके से इनका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों ही। नेक्स्ट है, विनियोग को मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ जो विनियोग होती है यदि उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है तो उसके साथ साथ MEC क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा? मतलब इन तीनों में से क्या होगा? तो जो MEC होगी वह घटती है। ठीक है, जैसे जैसे विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसके साथ साथ जो MEC होती है वह घटती जाती है। तीसरा है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश किसे कहेंगे? वास्तविक निवेश क्या है? तो वास्तविक निवेश है भवनों का निर्माण। इसमें जो 7 नंबर का दिया हुआ है वह इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है, APC धन APS बराबर क्या होगा? है ना, मतलब APC में यदि हम APS को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? क्या 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा या अनंत प्राप्त होगा या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बा 1। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वह होता है MPC धन MPS बराबर 1, क्योंकि जो MPC धन MPS को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणा के कितना होगा? यदि MPC 0.5 है तो गुणक 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य होता है विनिमय का माध्यम होता है, मूल का संचय भी होता है, लेखा की इकाई भी होता है, बचा कीमत स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमत स्थिरता। मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है या करे। तो यह कथन किसका है? यह कथन हार्टले विदर्श का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टले विदर्श के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वह सबसे सरल परिभाषा है। आपसे जब कभी पूछा जाए कि इसकी परिभाषा लिखिए, मुद्रा की कोई परिभाषा लिखिए, तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्टले विदर्श। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? अब बैंक से हम मुद्रा मतलब पैसे कैसे निकाल सकते हैं? है ना, आहरण पत्र द्वारा निकाल सकते हैं, चेक द्वारा निकाल सकते हैं, ATM द्वारा निकाल सकते हैं, इसमें से सभी। तो आपका जो उत्तर आएगा इसमें से सभी। क्यों? क्योंकि हम इन सभी के द्वारा बैंक में से पैसा निकाल सकते हैं। व्यावसायिक बैंक क्या करता है? जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लाकर की सुविधा देते हैं, इनमें से सही। तो जो व्यावसायिक बैंक होते हैं जमा स्वीकार करते हैं सही है, ऋण प्रदान करता है वो भी सही है, लाकर की सुविधा देते हैं वो भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। इसका क्या पूर्ण रूप होता है इसका, या फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। साख गुणक होता है, तो साख गुणक किसके बराबर होता है? 1/CRR, 1/CRR। तो इसका सही उत्तर है आ, 1/CRR। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक। तो केंद्रीय बैंक तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, क्या नाम है उसका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ठीक, ग्रामीण बैंक भी नहीं है, सहकारी बैंक भी नहीं है, तो अब बचा कौन सा, व्यापारिक बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके कार्य भी होते हैं, तो उनमें से एक कार्य होता है एजेंसी कार्य। तो उनमें से पूछा गया है कि एजेंसी कार्य कौन सा है। ऋण देना नहीं है, जमा स्वीकार करना ये भी नहीं है, लाकर सुविधा देना ये भी नहीं है, तो कौन सा है, ट्रस्टी का कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रस्टी का कार्य। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के यहाँ पर कार्य पूछे गए हैं। नोट निर्गमन का अधिकार होता है, सरकार का बैंकर ये भी है, बैंकों का बैंक ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी। अब आता है प्रश्न दूसरा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है। मुद्रा के कुछ कार्य होते हैं, उनके प्रकार भी दिए होते हैं। तो इनमें से पूछा है कि जो मुद्रा का संचय वाला कार्य है वह मुद्रा का कौन सा कार्य होता है। मुद्रा के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो इनमें से मुद्रा का संचय सहायक या गौण कार्य कहलाता है। मुद्रा का आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों का निराकरण किया। जो मुद्रा का आविष्कार हुआ है तो ऐसी कौन सी प्रणाली थी जो बहुत ही दोषपूर्ण थी, तो उसको निराकरण कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसी कौन सी प्रणाली थी, वस्तु विनिमय, क्योंकि मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय चलता था, है ना। एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। मुद्रास्फीति में मुद्रा का प्रचलन वेग कैसा होता है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ जाता है। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की जो पूर्ति होगी वह घट जाएगी। तो इसमें उत्तर लिखेंगे घटेगी। चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है, बिल्कुल नहीं होती है। चालू खाता जो होता है उसकी ब्याज दर तो सबसे कम होती है। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। नकद कोष अनुपात बढ़ाने से साख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साख निर्माण कम होता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम होगा। साख का निर्माण कौन करता है। साख का निर्माण बैंक के द्वारा किया जाता है। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक को होता है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का शीर्षस्थ बैंक कौन सा बैंक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो शीर्षस्थ मतलब होता है सबसे बड़ा बैंक, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, वो कौन सा बैंक है। तो वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ₹1 के नोट का निर्गमन करता है। जो रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई होता है, क्या वह ₹1 के नोट का निर्गमन करता है, नहीं करता है। तो फिर कौन करता होगा, भारत सरकार करती है। ठीक, मतलब ₹1 के जो नोट होते हैं उसका निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न तीसरा है, जोड़ी बनाइए। रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य, ऐसा कौन सा काम है कि जो रिजर्व बैंक को नहीं करना चाहिए या उसके लिए वर्जित होता है, मनाही होती है, निषिद्ध होता है। तो सबसे जरूरी होता है उसके लिए कि वह जमाओं पर ब्याज ना दे। ठीक, तो जमाओं पर ब्याज ना देना, ये रिजर्व बैंक का क्या हो गया, वर्जित कार्य हो गया। रेपो दर से 0.25% अंक अधिक, तो क्या होगा ये रेपो दर, मतलब दर, MSF दर। बैंकों का नियमन होता है, तो बैंकों का नियमन जो हुआ था वो कब हुआ था, बैंकिंग अधिनियम 1949 में हुआ था। अधिविकर्ष क्या है, अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है, कैसी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था। जमा स्वीकार करना, तो जमा स्वीकार कौन करता है, व्यापारिक बैंक करते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का मापक, है ना। इसका जो प्राथमिक कार्य होता है वह मूल्य का
मापक या मापन होता है। व्युत्पन्न निक्षेप, तो व्युत्पन्न निक्षेप में आ जाएगा आपका साख जमाएं, दा नंबर का साख जमाएं। नकद निक्षेप, नकद निक्षेप में आपका आ जाएगा स्थायी व्यवस्था, है ना, स्थायी व्यवस्था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। और जो मुद्रा का गौण कार्य होता है वह होता है मूल्य का मापक। ठीक, इस तरीके से आपकी सही जोड़ी तैयार हो गई। अब है प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दें। केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है, अर्थ नहीं पूछा गया, तो हम परिभाषा बता दे रहे डी काक के अनुसार, जो सबसे सरल परिभाषा है। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। यहाँ केंद्रीय बैंक की बात की गई है। और केंद्रीय बैंक कौन होता है? बैंकों का बैंक होता है ना, क्योंकि हमारे भारत देश का जो बैंक है, जो सर्वोच्च बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है, जो बैंकों का बैंक होता है, वो कौन सा है? आरबीआई है। तो यहाँ जब परिभाषा केंद्रीय बैंक की पूछी है तो बोला गया है देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर जो होता है उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रण करता है? कोई भी जो केंद्रीय बैंक होता है, कोई भी देश का बैंक है अगर केंद्रीय बैंक, तो वो कौन सी रीति होती है कि वह साख को नियंत्रित कर सके? तो वह नीति होती है दो प्रकार की। एक होती है मात्रात्मक उपाय और दूसरा होता है गुणात्मक या चयनात्मक उपाय। ये दो रीतियां होती हैं जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करती है। नकद कोष अनुपात का अर्थ बताइए। नकद कोष अनुपात मतलब CRR व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक SBI, सेंट्रल बैंक के सारे बैंक व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। मतलब RBI जो है वो हेड हो गया। इसके अलावा आप जो बैंक देखते हैं वो कौन से हो गए? व्यापारिक बैंक हो गए। तो व्यापारिक बैंक की जो कुल जमाएं होती हैं, मतलब उनके पास जितनी राशि जमा है का वह निश्चित अनुपात है जो उसे रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। मतलब जो RBI बैंक होती है उसके पास उसे के अनुपात में राशि रखनी पड़ती है, तो उसी राशि को नकद कोषानुपात या CRR कहा जाता है। RBI के कार्य लिखिए। तो RBI के कौन से कार्य होते हैं? RBI के कार्य, पहला तो होता है नोट निर्गमन का कार्य। सबसे पहले तो वह नोट निर्गमन का कार्य करता है। दूसरा, सरकार का बैंक एवं सलाहकार होता है। जो सरकार होता है उसका बैंक भी है वो, और साथ में उसका सलाहकार भी है। और तीसरा, बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता है। क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसलिए हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो भी काफ़ी है। बैंक दर तथा ब्याज दर में क्या अंतर है? तो बैंक दर क्या होती है वो देख लेते हैं। बैंक दर, तो बैंक दर से आशय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। और ब्याज दर क्या होती है? ब्याज दर वह होती है जिस पर व्यापारिक बैंक ऋण देने को तैयार रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ब्याज दर और बैंक दर। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है? तो एक केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के उपकरणों में परिवर्तन करके साख नियंत्रण का कार्य करता है। जो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं उनमें परिवर्तन करके क्या करता है? साख पर नियंत्रण करता है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा की सबसे सरल परिभाषा होती है हार्टले विदर्श की। वह कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। एक और परिभाषा आपको बता दे रहे हैं, आपको जो भी याद हो जाए वो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। कॉल वार्निक के अनुसार है मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। ये भी बहुत सरल परिभाषा है कि मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वह होती है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। मूल्य मापक क्या होता है? मतलब होता है कि किसी भी जो वस्तु होती है उसका मूल्य होता है, तो उस मूल्य को मापता कौन है? मुद्रा के द्वारा ही मापा जाता है ना। जैसे कोई वस्तु है 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 100 रुपए की, 1000 की है, 1,00,000 रुपए की है ना। तो उस वस्तु का जो मूल्य हो गया उस किसके द्वारा मापा गया? मुद्रा के द्वारा मापा गया, तो उसी को मूल्य मापक कहते हैं। और भुगतान का साधन, भुगतान का साधन का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं तो हम मुद्रा देकर उसे
क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मुद्रा देना मतलब होता है भुगतान करना। तो मुद्रा देकर हम वस्तु को प्राप्त कर ले रहे हैं, तो वही भुगतान का साधन हो गया। ठीक, कौन हो गया भुगतान का साधन? मुद्रा। बैंक दर से क्या आशय है? बैंक दर से आशय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। रेपो रेट का अर्थ समझाइए। तो रेपो दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ऋण मतलब लोन देता है। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए लोन प्रदान करता है या ऋण प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं? तो रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर कि बैंक अपने आधिक्य कोषों को, मतलब जो सरप्लस फंड होता है, को देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करके लाभ अर्जित करते हैं। अब नेक्स्ट है वस्तु विनिमय का आशय बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ था वो मिस्टेक हो गया, तो इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है अदला बदली प्रणाली। मतलब एक वस्तु के बदले जब हम दूसरी वस्तु को देकर उस वस्तु को खरीदते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है ना। मतलब उस समय क्या था, मुद्रा चलती नहीं थी, मतलब पैसे रुपए चलते नहीं थे। तो क्या किया जाता था कि हमको कोई वस्तु खरीदनी है, तो वस्तु खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो एक वस्तु के बदले जब दूसरी वस्तु प्रदान कर दी जाए तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो जो दो पक्ष हो गए, है ना, तो उनके मध्य जब वस्तु और सेवाओं का अदला बदली की जाए तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। नेक्स्ट है वैधानिक मुद्रा क्या है? वैधानिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसे कानून का समर्थन प्राप्त होता है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय तथा ऋणों के भुगतान में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। मतलब वैधानिक मीन्स ही विधि होता है ना, जो ला होता है ना, मतलब कानून के द्वारा स्वीकृत कर दी गई। ऐसे नहीं तो अगर स्वीकृत नहीं की जाएगी तो कोई भी कागज का टुकड़े से ना नोट बना लेगा और उसको चलाने लगेगा। तो जो स्वीकृत राशि होती है, जो मुद्रा होती है, जो स्वीकृत होती है, उसे वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। अब आता है प्रश्न 5वां, लघु उत्तरीय प्रश्न। केंद्रीय बैंक के कार्यों को समझाइए। तो यहाँ पर बोला गया है कि केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। नोट निर्गमन का अधिकार। तो सबसे पहले तो जो केंद्रीय बैंक होता है, मतलब RBI, भारत की अगर बात करें तो, है ना, सभी जगह अपने अपने केंद्रीय बैंक होते हैं। तो हमारे भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? RBI है। तो उसके कार्य देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कार्य करता है। तो पहला कार्य जो होता है उसका नोट निर्गमन का अधिकार, मतलब जो कागजी मुद्रा होती है उसे, उसका निर्गमन का जो अधिकार होता है वह केंद्रीय बैंक को होता है। अब जो नोट निर्गमन किया जाता है तो वो उस बात पर ध्यान रखता है कि मुद्रा होती है वह उसमें एक रूपता हो। एक रूपता मतलब ये है कि मान लीजिए 100 का नोट है तो वह पूरे भारत देश में क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। ये नहीं कि हम मध्य प्रदेश के हैं तो वह 100 रुपये का नोट अगर हम मध्य प्रदेश में चला रहे हैं तो चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, या हम कर्नाटक गए तो वहाँ नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब मुद्रा जो होती है वो कैसी होती है, एक रूप होती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, जनता का विश्वास भी होना चाहिए। हम उस 100 के नोट को लेके कहीं भी चले जाएं, पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, तो उस जनता का विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये सही नोट है, इसको हम 100 का मूल्य देते हैं या 100 का मूल्य है ये, तो 100 रुपये की वस्तु उसमें प्रदान की जा सकती है। ठीक, तो इस तरीके से नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। दूसरा होता है सरकार का बैंकर। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वह सरकार का बैंकर होता है। सरकारी के बैंकर के रूप में वह सरकार के साथ जितने भी खातों का हिसाब किताब रखना होता है वो सब कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। सरकारी खर्चा जो होते हैं ना, तो सरकारी खर्चा के लिए जो राशि होती है तो बैंक से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है।
तीसरा है बैंकों का बैंकर, जो बैंक भी होते हैं, क्योंकि सर्वोच्च बैंक है। कौन? केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? सर्वोच्च बैंक होता है। इसके अंडर में व्यापारिक बैंक होते हैं। तो जितना भी जो भी लेन देन होता है, जो भी क्रियाकलाप होती हैं, तो वह केंद्रीय बैंक के थ्रू होती हैं, इसलिए इसे बैंकों का बैंकर कहा जाता है। चौथा है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। ये जो बैंक होता है तो विदेशी मुद्रा होती है, तो उसके जो कोष होता है, ट्रस्टी होती है, उसका संरक्षक भी होता है। साख का नियंत्रण, साख पर नियंत्रण कौन करता है? साख पर नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य भी होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और छठवां है समाशोधन गृह। तो समाशोधन गृह का जो कार्य है वह केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि संबंध जो बैंक होते हैं, मतलब जो इससे जुड़े हुए बैंक होते हैं, तो उनके जो खाते होते हैं ना, वो केंद्रीय बैंक के पास खुले होते हैं, और उनमें कुछ नगद कोष, जिसको CRR कहते हैं, है ना, तो वो कुछ नगद कोष किसको रखना पड़ता है? व्यापारिक बैंकों को रखना पड़ता है, इसलिए इसे समाशोधन गृह कार्य भी इसका होता है। किसका? केंद्रीय बैंक का। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के वर्जित कार्य क्या हैं? अब केंद्रीय बैंक जो होता है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसे नहीं करना चाहिए या उसके लिए मनाही होती है, और या कहा जाए निषिद्ध होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निषिद्ध वर्जित कार्य, है ना, हम भारत की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न अगर केंद्रीय बैंक लिखा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं केंद्रीय बैंक के निषिद्ध कार्य। तो रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति को नहीं खरीद सकता, और ना ही इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। दूसरा कार्य है उसका, जो उसके लिए मनाही है, जो नहीं कर सकता, वह है रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता है। और तीसरा कार्य है कि रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी को भी ऋण नहीं दे सकता। चौथा कार्य है इसका, किसी कंपनी के अंश ना तो खरीदा है और ना ही उनको जमानत ऋण दे सकता है। पांचवा निषिद्ध कार्य है, रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यापार नहीं खोल सकता, किसी व्यापारिक संस्था में समानता ना हिस्सा ले सकता है और ना ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। ये रिजर्व बैंक के वर्जित या निषिद्ध कार्य हो गए। अब यहाँ पर बोला गया है कि केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक, है ना, व्यापारिक बैंक, दोनों में यहाँ पर हम अंतर देख लेते हैं। रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता, डायरेक्ट जनता से क्या नहीं करता है? व्यवसाय नहीं करता। लेकिन जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं। आप स्वयं देखते होंगे कि आप जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी बैंक हैं मतलब, तो उन सब में क्या है, आप डायरेक्ट उधर लेन देन कर सकते हैं। लेकिन क्या आप RBI जाकर लेन देन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। सेकंड है, इसे पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार होता है, और व्यापारिक बैंक का पत्र मुद्रा का अधिकार नहीं होता है। तेजी तथा मंदी काल में यह बैंक क्रियाशील भूमिका अदा करता है, और ये जो बैंक होते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं, मतलब तेजी और मंदी काल में ऐसा कोई कार्य ये नहीं कर सकते हैं। यह बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था इसके अधीन होती है, और ये बैंक देश की सभी संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था की इकाई मात्र होते हैं। ठीक है, मतलब एक यूनिट बस होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन न होकर देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना है। इसका जो उद्देश्य होता है वो लाभार्जन करना नहीं होता, बल्कि देश में स्थिरता प्रदान करना होता है। जबकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं तो उनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापारिक बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का महत्व समझाइए। तो अब यहाँ पर भारत में बैंकों के क्या महत्व होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है व्यापार व उद्योग के विकास में सहायक। तो जो बैंक होते हैं वो व्यापार और उद्योग में सहायक होते हैं। किस तरीके से सहायक होते हैं? देखिए क्या होता है, कोई भी व्यापारी हो, उद्योगपति हो, वह चाहे कितना भी संसाधन से परिपूर्ण क्यों ना हो,
पर उसे क्या होता है, पैसे की या मुद्रा की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है ना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की आवश्यकता है, और मुद्रा उसे कहाँ से मिलेगी, बैंकों के थ्रू मिलेगी, बैंकों के द्वारा मिलेगी। तो इस तरीके से जो बैंक होते हैं वह व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं। दूसरा है पूंजी संचय को महत्व। पूंजी संचय, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। तो बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पूंजी को, हमारे पैसे को जमा करते हैं, है ना। और जमा करके क्या करते हैं, उसके बदले में ब्याज देते हैं। तो जब हमें ब्याज मिलता है तो हमारी आदत हो जाती है, क्या हो जाती है, जमा करने की, बचत करने की, क्योंकि जब हम पैसे को बचाएंगे तब तो जमा करेंगे ना। तो पूंजी संचय करने की जो आदत है वह जनता में पड़ जाती है, और वह बैंकों में जाके पूंजी को अपने जमा करते हैं या संचय करते हैं। आर्थिक विकास में सहायक जो बैंक होते हैं वह आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कोई अल्प विकसित देश वगैरह है तो उनको वो पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो पूंजी कौन उनको उपलब्ध कराएगा, बैंक उपलब्ध कराएगा। ठीक, तो जब बैंक पूंजी उपलब्ध कराएगा तो वह देश क्या होगा, अपना विकास कर सकेगा। चौथा है साख का सृजन। तो साख के सृजन में जो बैंक होते हैं, बैंक जमा पर देकर साख का सृजन करती है, और बैंक के कारण लोग अपनी जमाओं को बैंकों में रखते हैं और भुगतान भी चेकों से करते हैं। ठीक, तो इसके परिणाम स्वरूप बैंक साख का सृजन करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वह साख का सृजन करते हैं। पांचवा है भुगतान करने की सुविधा। भुगतान करने की सुविधा भी कौन मुहैया कराता है, बैंक कराता है। हम बड़े बड़े है ना, जैसे क्या कहते हैं, लोन वगैरह होता है वो भी हमें दे देता है। इसके अलावा अगर हमें पैसे कहीं भेजना हो, पैसे कहीं से मंगाना हो, किसी को भुगतान करना हो, ये कार्य भी आसानी से कौन कर देता है, बैंक कर देता है। चेक के द्वारा हो जाता है, ड्राफ्ट के द्वारा हो जाता है। ठीक, मतलब हमको करेंसी या पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं होती। बैंक क्या करता है, एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा या चेक के द्वारा पैसे वे उपलब्ध करा देता है। तो फिर नेक्स्ट है धन एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। तो बैंक जो होता है वो लॉकर प्रदान करता है। तो उस लॉकर में हम क्या कर सकते हैं, अपने धन को, अपनी जो मूल्यवान वस्तु होती है, सोना चांदी और भी जो वस्तुएं होती हैं, उसे हम कहाँ रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के आर्थिक दोष क्या हैं। तो मुद्रा के आर्थिक दोष जो होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यापार चक्र। मुद्रा के आर्थिक दोष में पहला दोष है व्यापार चक्र। तो मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी, कभी तेजी का मतलब होता है मूल्यों में वृद्धि हो जाना, है ना। तो अर्थव्यवस्था में कभी तेजी देखने मिलती है, मतलब मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसको कहते हैं हिंदी में महंगाई हो गई, है ना, बोलते हैं ना कि महंगाई हो गई। तो मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो कभी मंदी हो जाती है, और मंदी का मतलब होता है मूल्यों में कमी हो जाना। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो इसके कारण समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब कभी तेजी हो रही है, कभी मंदी हो रही है। तो इस तरीके से व्यापार चक्र चलता रहता है। यह मुद्रा का आर्थिक दोष है। दूसरा है पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। ठीक है, तो मुद्रा के कारण जो उद्योगपति होते हैं, ठीक है, तो ये जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, ये आसानी से क्या कर लेते हैं, धन उधार इनको मिल जाता है, वह उसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज में आय और संपत्ति की असमानता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अमीर तो और अमीर हो जाते हैं और गरीब होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो पूंजीवादी होती है उसको ये क्या करता है, मजबूत बनाता है। कौन, बैंक जो मुद्रा प्रदान कर रहा है ना, तो बैंक नहीं, मुद्रा, है ना, जो मुद्रा होती है पूंजीवादी प्रणाली को और मजबूत बनाती है। तीसरा है मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव। तो मुद्रा जो होती है वह कभी कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव हो जाता है। कैसे हो जाता है, यदि अत्यधिक मुद्रा चलन में आ जाए और मुद्रा स्फीति फैल जाए तब मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। जैसे कि जर्मनी में हुआ था,
मार्क एक कागज का टुकड़ा रह गया था। अगर आपको याद होगा कि जो पहला महायुद्ध हुआ था, विश्व महायुद्ध हुआ था, तो उसमें जर्मनी की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? मार्क। जैसे हमारे भारत की करेंसी का नाम क्या है? रुपया है। अमेरिका की करेंसी कौन है? डॉलर है। तो इसी तरीके से जो जर्मनी की करेंसी थी मार्क, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गई थी, क्योंकि उसके बदले में कोई वस्तु खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके से कभी कभी जो मुद्रा होती है उसकी क्रय शक्ति का अभाव भी हो जाता है। नेक्स्ट है अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। तो मुद्रा के कारण ऋण देना और लेना दोनों क्या हो गया है? बड़ा आसान हो गया है। अतः कुछ उद्योगों में अति पूंजीकरण हो गया है। अति पूंजीकरण मतलब कोई कोई उद्योग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक पूंजी है ना। तो इससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पूंजी ज़्यादा होगी तो वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे। अब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है, और उत्पादन कर करके उन्होंने रख लिया तो वो सप्लाई भी करेंगे ना फिर। तो इससे क्या हो रहा है? अति उत्पादन की दशा में कीमतें गिर जाती हैं, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादन हो गया, मार्केट में मांग ही उतनी नहीं है। फिर उस फर्म के मालिक को क्या करना पड़ेगा? सस्ती कीमत तो उस वस्तु को बेचना पड़ेगी। ठीक, तो कीमतें गिरेंगी। अब कीमतें गिरेंगी तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? मंदी फैल जाएगी। कीमतें गिरती है तो मंदी आ जाती है, कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है? स्फीति आ जाती है, यानी कि मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है एक अच्छी मुद्रा के गुण लिखिए। तो एक अच्छी मुद्रा क्या कहलाती है वो देख लेते हैं। पहला है सामान्य स्वीकृति। एक अच्छी मुद्रा उसे कहा जाएगा जिसे पूरी जनता बिल्कुल आसानी से मान जाए, समझ जाए। ठीक है ना, वह एक अच्छी मुद्रा कहलाती है। तो अच्छी मुद्रा के लिए आवश्यक है कि उसे लोग स्वीकार करें। सरकार की मान्यता के साथ साथ जनता का विश्वास भी मुद्रा में होना चाहिए, ताकि लेन देन और भुगतान सरलता से हो सके। ठीक, तो एक अच्छी मुद्रा वह है जिसको सभी जनता स्वीकार करती है। दूसरा है टिकाऊपन। मुद्रा कैसी होनी चाहिए? टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसा कागज भी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने हाथ में लिया, दूसरे व्यक्ति को सौंपा, तीसरे के हाथ में आधा फट गया। ठीक है, इस तरीके की मुद्रा नहीं होनी चाहिए। तो मुद्रा कैसी होनी चाहिए? अच्छी मुद्रा वह है जिसमें टिकाऊपन हो, अथवा मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट ना हो। वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह वजन में हल्की होती है और मूल्य में अधिक होती है। मतलब वजन तो कम हो पर उसका मूल्य अधिक हो। अब 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, तो कैसे होते हैं? बहुत भारी होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, हल्के होते हैं। पर मूल्य कितना है? आधे का 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, है ना। तो वहनीयता, जिसे हम आसानी से वहन कर सकें। नेक्स्ट है परिचायता। अच्छी मुद्रा में गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे पहचान सकें। और नेक्स्ट है मूल्य में स्थायित्व। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि मुद्रा पदार्थ के मूल्यों में उच्चावचन होने पर मुद्रा के मूल्य भी परिवर्तित होंगे। मूल्य स्थायित्व होना चाहिए। 500 का नोट 500 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना हुआ तो वो 500 का नोट अब 450 का बन गया। वो 500 पुराना हो, नया हो, चाहे कैसा भी हो, वो 500 का नोट 500 का ही कहलाना चाहिए। नेक्स्ट है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, समझाइए। ये प्रश्न नंबर 7वां है। और प्रश्न नंबर 10वां जो दिया है वर्तमान युग मुद्रा युग है, समझाइए। दोनों के उत्तर सेम ही रहेंगे, इसे देख लेते हैं। वर्तमान युग मुद्रा युग है। यह न केवल विनिमय को सरल बनाती है बल्कि मुद्रा के द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अनेक कार्य संभव होते हैं, जिससे इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अब इसका जो मुद्रा है, इसके क्या महत्व होते हैं वह देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो है उपभोग क्षेत्र। उपभोग क्षेत्र में मुद्रा किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का सबसे पहला स्थान है। मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसकी खरीद की मात्रा वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। यह कहना चाह रहा है कि मनुष्य जो होता है वह क्या करता है? उपभोग करता है, बिल्कुल करता है। खाना पीना पहनना ये तो बहुत ही जरूरी आवश्यक, रोटी कपड़ा और मकान आवश्यक चीजें होती हैं।
अब हमें रोटी चाहिए तो क्या करेंगे, हम अनाज खरीदेंगे ना। अनाज खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादन के लिए जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं वे भी मुद्रा के बदले प्राप्त की जाती हैं। अतः उत्पादन की कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। तीसरा है विनिमय क्षेत्र। वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसका विक्रय करना होता है और मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वास्तव में संपूर्ण विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित है। अतः मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है। चौथा है वितरण क्षेत्र। अब वस्तुओं का उत्पादन कर लेने के बाद भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, संगठन का वेतन और साहस के लिए जो लाभ होता है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से मुद्रा जो होती है वर्तमान युग में मुद्रा युग कहा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। अभी हम जब देख रहे थे कि कार्य कैसे होते हैं, तो पहला कार्य होता है प्राथमिक कार्य या प्रधान कार्य। मुख्य कार्य कौन सा होगा। ठीक, दूसरा होता है मुद्रा के गौण या सहायक कार्य जो हेल्प करते हैं। तीसरा होता है आकस्मिक कार्य और चौथा होता है अन्य कार्य। तो इनको देख लेते हैं। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो कौन कौन से होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। दूसरे जो है गौण या सहायक कार्य जिसको कहते हैं, तो वह है भावी भुगतानों का। भावी में मतलब भविष्य में हमने मान लो किसी से उधार लिया है तो उस उधार को भी अगर हम चुका रहे हैं, ठीक है, तो भावी भुगतानों का आधार होता है। दूसरा है मूल्य संचय का आधार होता है और तीसरा होता है मूल्य का हस्तांतरण। चौथा है आकस्मिक कार्य। कौन से आकस्मिक कार्य, तो इनमें देख लेते हैं कि इनके कौन से कार्य होते हैं आकस्मिक। राष्ट्रीय आय का वितरण, दूसरा साख का आधार, तीसरा पूंजी की गतिशीलता और चौथा है अधिकतम संतुष्टि का साधन। ठीक, तो इस तरीके से ये आकस्मिक कार्य हो गए। फिर है अन्य कार्य, तो निर्णय का वाहक और भुगतान स्थिति की सूचक, ये मुद्रा के कार्य हो गए। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। जो वस्तु विनिमय किया जाता था मुद्रा के पहले, तो उससे कौन कौन सी कठिनाई आती थी वह देख लेते हैं। कठिनाइयाँ कहें या सीमा कहें, एक ही चीज कहलाती है, दोहरे संयोग का अभाव। तो वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष यह है किसी एक ऐसे व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना चाहिए जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु हो तथा उसे दूसरे व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास हो। ऐसा संयोग बहुत कठिनाई से हो पाता है। इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ और मुझे गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है। अब गेहूं की आवश्यकता है और मेरे पास चावल है, पर चाहिए मुझे क्या है, गेहूं चाहिए है। तो अब मैं क्या करूँगी, उस व्यक्ति को ढूंढूंगी जिसके पास गेहूं होगा और जिसको चावल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको चावल की आवश्यकता है और आपके पास गेहूं है, तो हम दोनों का क्या हो गया कि सामंजस्य बैठा लेंगे कि भाई आप मुझे क्या दे दो, चावल दे दो, मैं आपसे क्या ले लूँ, गेहूं ले लूँ। ये तो बड़ा सरल हो गया। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि आपके पास यह सामग्री हो। मान लीजिए मुझे गेहूं की आवश्यकता थी और आपके पास चावल नहीं था, ठीक है, सॉरी गेहूं नहीं था, मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपके पास गेहूं नहीं है। क्या है, आपके पास चावल है पर मुझे चावल तो चाहिए ही नहीं है। अब मैं फिर क्या करूँगी, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाऊँगी, पता करूँगी क्या उसके पास गेहूं है या नहीं। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी कि गेहूं किसके पास है कि जो मुझे प्रदान कर सके,
ठीक, तो इसी को कहा गया है दोहरे संयोग का अभाव। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो वस्तु मेरे पास है तो सामने वाला वो लेना चाह रहा है और जो मुझे चाहिए वह देना चाह रहा है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट है वस्तु विभाजन की समस्या। ये भी एक बड़ी कठिनाई थी। तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनका विभाजन करना संभव नहीं होता। यदि उन्हें विभाजित कर दिया जाए तो उनका मूल्य शून्य हो जाता है, जैसे कि जानवर। अब मान लीजिए कि मुझे चावल की आवश्यकता है और आपके पास गाय है, बकरी है या कोई भी जानवर है। ठीक है, तो अगर आपको चावल चाहिए है तो आप क्या करेंगे, मुझे उसके बदले में गाय या बकरी जो भी होगी वो प्रदान करेंगे। लेकिन गाय वगैरह जो होगी चावल की अपेक्षा वो ज़्यादा मूल्यवान होगी, तो है ना, मूल्यवान ज़्यादा होगी ना, गाय वगैरह जो होगी वो ज़्यादा मूल्यवान होगी, चावल थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, क्या गाय को के टुकड़े कर करके मुझे देंगे? क्या नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसे हम टुकड़े करेंगे तो वो बिना काम की रह जाएगी, कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है धन संचय के साधन का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय के साधन उपलब्ध नहीं होते, मुद्रा का चलन नहीं होता तथा वस्तुओं की नाशवान प्रकृति होने के कारण अधिक दिनों तक तथा अधिक मात्रा में संचित नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के खराब होने, फैशन में परिवर्तन होने या अनुपयोगी हो जाने का भय बना रहता है तथा वस्तुएं स्थान भी अधिक घेरती हैं। अब धन संचय के साधन का जो था वो अभाव था। मुद्रा को तो हम इकट्ठा करके रख सकते हैं और मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है। ठीक है, 500 का नोट है, हम उसको इकट्ठा करके रख लिए, 10 साल भी बाद निकालेंगे तो वो 500 का नोट ही कहलाएगा। लेकिन जो वस्तु होती है हम उनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते। दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी वगैरह, है ना, या किसी से हमने दूध के बदले कुछ लिया तो दूध वगैरह हो गए, टमाटर वगैरह हो गए, इसके अदला बदली की जा रही है तो हम क्या करेंगे, इनको बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। पहली समस्या। दूसरी समस्या हो गई कि वस्तुओं को अगर रखते भी हैं, ले भी लेते हैं तो बहुत अधिक स्थान चाहिए हमें, क्योंकि स्थान लेंगे ना। गेहूँ हमने ला के रख लिया तो गेहूँ भी कितने साल चलेगा, कुछ सालों के बाद वो खराब होने लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से बस स्थान भी घेरता है और वस्तु कैसी होती है, खराब भी होने की संभावना पूर्ण होती है, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं। चौथा है सर्वमान मूल्य की समस्या। तो वस्तु विनिमय में कितनी वस्तु के बदले कितनी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, इसका कोई निश्चित मापदंड न होने के कारण वस्तु विनिमय में एक बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। अब हमको 1 किलो टमाटर चाहिए और आप टमाटर देने को तैयार हैं, पर मैं उसके बदले में आपको मान लीजिए गेहूँ दे रही हूँ या चावल दे रही हूँ, तो कोई ज़रूरी है कि टमाटर का मूल्य जो होगा तो इतना अधिक होगा क्या कि 1 किलो चावल दे रहे हैं या हम 2 किलो चावल दे रहे हैं, तो मतलब क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि हम आपको टमाटर के बदले में कितना चावल प्रदान करें। या उसका मूल्य हो सकता है किसी एक का मूल्य ज़्यादा हो, किसी एक को हानि हो रही होगी, किसी एक को लाभ हो रहा होगा। नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति जो नियंत्रण होता है उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ने देश में प्रचलित मुद्रास्फीति को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात में परिवर्तन के साथ साथ इसने चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा देश के भीतर कीमत स्तर को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया है। विमुद्रीकरण के प्रभाव समझाइए। तो विमुद्रीकरण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है और प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। जैसे कि हमारे भारत देश में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी मतलब विमुद्रीकरण हुआ था, है ना, वही विमुद्रीकरण है जो नोटबंदी की गई थी। तो नोटबंदी में क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो नहीं चलेंगे। तो उसके बाद उस मुद्रा का कोई मूल्य ही नहीं रह गया, वो सिर्फ महज एक कागज के टुकड़े रह गए थे। अब इनका क्या प्रभाव पड़ा था वो देख लेते हैं। तो पहला प्रभाव था काला धन पर पाबंदी लगा दी गई। जो काला धन था लोगों के पास इकट्ठा हो गया था काला धन, तो उस पर पाबंदी लग गई। भ्रष्टाचार पर रोक लग गया। ठीक,
नशे के कारोबार और तस्करी, अवैध लेन देन जो हो रहे थे उनको भी ध्वस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए जो अवैध लेन देन किए जा रहे थे वह भी समाप्त हो गए। ये प्रभाव विमुद्रीकरण के हैं। धातु मुद्रा पत्र मुद्रा से किन बातों में भिन्न है? किन्हीं 4 बातों को बताकर तुलना कीजिए। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो धातु मुद्रा, इसमें धातु के सिक्के चलन में होते हैं, और पत्र मुद्रा इसमें कागजी नोट होते हैं। ठीक है। अब धातु मुद्रा कैसी होती है? खर्चीली होती है, क्योंकि धातु खर्च हो रही है ना, उसको जब बनाएंगे तो धातु खर्च होगी, तो वह खर्चीली होती है। पत्र मुद्रा कम खर्चीली होती है। यह अधिक स्थान घेरती है। यह स्थान कैसा करती है? कम घेरती है। इसकी मात्रा में परिवर्तन करना कठिन कार्य होता है और इसकी मात्रा को आसानी से कम या अधिक किया जा सकता है। इसमें मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता और पत्र मुद्रा में मुद्रास्फीति का भय रहता है। मुद्रा के पूर्तिकर्ता भारत में कौन कौन है, समझाइए। तो मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास सभी प्रकार की कुल मुद्रा के स्टॉक से है। तो मुद्रा पूर्ति के जो घटक होते हैं, जैसे M1 मतलब क्या हुआ? जनता के पास जो करेंसी है, हमारे पास जो जनता होती है उनके पास जो नोट होते हैं, करेंसी होती है वो, प्लस मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, है ना, ये शामिल होती है। M2 में क्या शामिल होगा? M प्लस डाकघर, बचत बैंकों में जमा राशियां, और M प्लस व्यावसायिक बैंकों की शुद्ध समयावधि निक्षेप, ये शामिल होते हैं। M3 में क्या हो जाएगा? तो M3 प्लस डाकघर की बचतें, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि M जो होता है वह मुद्रा की पूर्ति की समग्र अवधारणा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन कौन से कार्य हैं व्यावसायिक बैंकों के? सबसे पहला कार्य है उसका जमा स्वीकार करना। तो सबसे पहले कार्य कौन सा हो गया? जमा स्वीकार करना। दूसरा काम है उसका ऋण देना। दूसरा काम कौन सा है? ऋण देना। और तीसरा कार्य होता है अभिकर्ता या एजेंसी कार्य। तो जमा स्वीकार करने में किस तरीके से जमा स्वीकार करता है? तो वो भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला होता है चालू खाता। चालू खाता के द्वारा वह जमा स्वीकार करता है। दूसरा बचत खाता, और तीसरा होता है सावधि जमा खाता। इस तरीके से वह जमा स्वीकार करता है। ऋण देना, अब किस तरीके से ऋण प्रदान करता है? तो वह नकद साख के द्वारा ऋण प्रदान करने की जो क्रिया है वह करता है। दूसरा प्रत्यक्ष ऋण। दूसरा कौन सा हो गया आपका? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट लोन वगैरह जो होते हैं। अधिविकर्ष के द्वारा भी वह, जिसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है ना, ओवरड्राफ्ट है, अधिविकर्ष है। चौथा है बिलों का भुनाना, इनके द्वारा वह ऋण प्रदान करता है। तीसरा कार्य इसका होता है अभिकर्ता एजेंसी कार्य, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना और ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। ठीक, ये दूसरा कार्य हो गया। फिर है ग्राहकों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट है धन का हस्तांतरण, प्रबंध दृष्टि अथवा कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। ये सारे कार्य इसके एजेंसी कार्य के अंतर्गत आते हैं।